दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अशोक के शिलालेख और उनमें वर्णित विषयों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। क्वेश्चंस यहाँ से किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से इस तरीके से बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि अशोक ने अपने पहले शिलालेख में क्या बताया है, या आपसे ऐसा पूछ लेगा कि अशोक ने धर्म महामात्राओं की नियुक्ति के बारे में किस शिलालेख में बताया है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात किस शिलालेख में की है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कई बनते हैं। 14 कुल शिलालेख है जिनके बारे में हमको आज पढ़ना है। मैं आपको सबसे पहले वो सारे 14 शिलालेख आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि एक बार आपके दिमाग में ये रहे कि इस तरीके की बातें हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छी 2 ट्रिक्स है हमारे पास में इसको याद करने की। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि आप इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। आपको जो पसंद आएगा आप उससे याद करिएगा, पर बहुत आसानी से आप इसको इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से याद कर सकते हैं। दोनों ट्रिक बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन शिलालेखों में बात की क्या क्या गई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले शिलालेख में क्या बात की है। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। दूसरे में वो कहता है कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था होना चाहिए, चिकित्सा का उल्लेख किया है। तीसरे में बोल रहा है कि राजकीय अधिकारी जो है उनको वो आदेश दे रहा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में आप अपने राज्य का दौरा करो, देखो कि प्रजा सुख है, मतलब खुश है या नहीं है। और साथ में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करता है। तो चौथे शिलालेख में वो उल्लेख करता है कि भेरी घोष की जगह धम्म की नीति को अपनाता है। वो चौथे शिलालेख में वो बताता है कि उन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म की नीति को अपनाया है। मतलब वो युद्ध की नीति को छोड़ रहा है। भेरी घोष का मतलब होता है दोस्तों युद्ध की नीति, या युद्ध की नीति को छोड़कर वो क्या कर रहा है, वो धम्म की नीति को अपना रहा है, वो धर्म की नीति को अपना रहा है। वो इसका उल्लेख किस शिलालेख में करता है, तो इसका उल्लेख वो चौथे शिलालेख में करता है। इसी तरीके से 5वां शिलालेख है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की बात कर रहा है। धर्म महामात्राओं मतलब जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति की बात कर रहा है। छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात करता है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात करता है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक अपनी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है कि उसने कहाँ कहाँ तीर्थ यात्राएं की, कहाँ कहाँ वो गया, इस तरीके से वो बताता है। 9वें शिलालेख में वो बताता है कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख, मतलब सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार कहने का मतलब ऐसा है कि अगर भेंट अगर स्वीकार की जाए तो सच्चे मन से दी गई वो भेंट, और सच्चा शिष्टाचार मतलब सबके लिए बहुत अच्छा व्यवहार हो, नैतिकता हो, आपके व्यवहार में मानवता हो, इस तरीके की बात वो करता है 9वें शिलालेख में। 10वें में वो बात कर रहा है राजा तथा उच्च अधिकारी जो है उनको प्रजा का हित सोचना चाहिए। 11वें शिलालेख में वो धम्म की व्याख्या करता है, अपने धम्म की विशेषता बताता है, अपने धम्म को परिभाषित करता है। इसी तरीके से 12वें शिलालेख में देखिए, 12वें शिलालेख में वो स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति करता है, और साथ ही वो ये बोलता है कि सभी के विचारों का सम्मान होना चाहिए। 13वां शिलालेख बोलता है, 13वें शिलालेख में 3 बातें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात है कलिंग युद्ध का वर्णन हो रहा है, अशोक का हृदय परिवर्तन भी हो रहा है, और राजा मतलब जो पड़ोसी राजा है उसके समकक्ष या उसके समकालीन जो राजा थे उनका वर्णन किया गया 13वें शिलालेख में। 14वें शिलालेख में भी जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। 14वें शिलालेख में क्या किया गया, जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए। तो ये दोस्तों ये होगा हमारे पूरे 14 शिलालेख। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब अशोक के बारे में जानते होंगे। अशोक को सम्राट, महान अशोक मतलब महान सम्राट अशोक कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, अशोक को महान इसलिए नहीं कहा जाता दोस्तों कि उसने पूरे देश में, पूरे भारत में, अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, बल्कि उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत प्रजा हितैषी शासक था, प्रजा के बारे में सोचता था, प्रजा की फिक्र करता था, प्रजा के सुख दुख की उसको परवाह थी, साथ ही उसमें नैतिकता थी, मानवता थी, इस तरीके के उसमें गुण थे। इस वजह से वो इतना महान सम्राट, इतना महान कहलाया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अशोक की महानता का क्या रीज़न था, अशोक को इतना महान क्यों कहा जाता था। तो दोस्तों हमारी जो कहानी है अब यही से बनेगी, मतलब हमारी जो ट्रिक है यही से बनेगी। आप अशोक के चरित्र को थोड़ा समझ चुके हैं। अब अशोक के चरित्र को समझने के बाद में इस अभिलेखों को, इन शिलालेखों को याद करने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे शिलालेखों में उसके चरित्र का ही वर्णन हो रहा है। तो एक सीक्वेंस में आपको कहानी बता देता हूँ, आप इसको कहानी की तरह याद रख लीजिएगा। जैसा मैं आपको कहानी बताऊँ आप वैसा याद रखिए। हो सके तो अगर मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लिख लीजिए कहीं, ताकि आपको बाद में रिविजन करते वक्त परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या ट्रिक हो सकती है, इसको कैसे याद रखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी बात की कि अशोक बहुत महान शासक था क्योंकि उसमें मानवता थी, उसमें नैतिकता थी, उसमें मतलब वो प्रजा हितैषी शासक था। अब सीधी बात है, अगर आप में मानवता है, इंसानियत है तो आपके अंदर पशुओं के प्रति प्रेम की भावना होगी, दया की भावना होगी, करुणा की भावना होगी। तो पहले अभिलेख में वो अपनी मानवता के गुण को ही दिखाता है। पहले अभिलेख में क्या कह रहा है कि पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा करता है। मतलब देखिए अशोक इतना महान है कि वो पशुओं की हत्या के ऊपर बात करता है। वो चाहता है कि पशुओं की हत्या ना हो, तो वो यही बोल रहा है कि पशुओं की
बलि पर निंदा कर रहा है वो। तो पशु बलि पर निंदा करने के बाद में अब क्या चाहता है, देखिए पशु बलि की निंदा कर दिया उनने। अब निंदा करने से ही काम नहीं हो जाएगा, उसको भी मालूम है कि पशुओं को संरक्षित करना है या बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था करना पड़ेगा। उनकी अगर वो मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक चिकित्सालय होना चाहिए या उनके चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहिए। तो साथ में देखिए वो मानवता तो है उसमें, तो पशुओं के लिए भी वो चिकित्सा की व्यवस्था करेगा और मानव के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके से पहले और दूसरे अभिलेख का आपको पता हो गया। ये कहानी के जैसा आप इसको समझिए ना। उसी तरीके से अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में वो क्या बोलता है कि जो राजकीय अधिकारी है उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा करना चाहिए और राज्य का दौरा करके देखना चाहिए कि प्रजा खुश है या नहीं है, प्रजा के साथ में कोई समस्या तो नहीं है, प्रजा के साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरीके की चीज़ें देखना चाहिए। साथ में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। तो अब इसको कहानी में कैसे ऐड करेंगे, देखिए पहले उनने पशु बलि की निंदा किया क्योंकि उसमें ऐसे गुण थे, पशुओं के प्रति प्रेम की भावनाएं थी। फिर उनने मानवता के लिए मतलब पशुओं के लिए और मानव दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। अब ये सब चीज़ें होने के बाद में भी देखिए ये सब चीज़ें बोल दी गई या आदेश दे दिया गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हो जाए, इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो फिर वो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि यार आप जाओ देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी को भी। इस तरीके से अपने अधिकारियों को बोलता है कि अब हर 5 वर्ष में ये सब चीज़ें देखा करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और उनकी समस्या सुनो और उनका निराकरण करो। साथ में वो कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख कर देता है इसी अभिलेख में। अब आ रहा है चौथे अभिलेख में वो क्या बोल रहा है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष। तो भेरी घोष मतलब देखिए कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध में वो इतना देखता है, कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार देखता है, इतने लोगों को मरते हुए देखता है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और उसके बाद में फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार अब युद्ध की नीति को छोड़ना है, अब युद्ध नहीं करना है, अब धर्म की नीति पे चलना है, आध्यात्मिक जीवन बिताना है, इस तरीके से वो सोचता है। और फिर वो क्या काम करता है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लेता है। तो ये चौथा। 5वें में क्या कर रहा है, अब सीधी बात है देखिए, जब धम्म की नीति को अपनाएगा वो, लिंक करिए दोनों को, देखिए जब धम्म की नीति को अपना रहा है तो धम्म की नीति को अपनाने के लिए उसको अपने धम्म को प्रचार प्रसार करवाना पड़ेगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाना पड़ेगा। अब प्रचार प्रसार करवाने के लिए अकेले तो जाएगा नहीं हर जगह, इसलिए वो फिर कुछ धर्म महापात्राओं की नियुक्ति कर देता है। तो ये 5 तक कंप्लीट हो गया। अब 6वें पे देखिए क्या करता है, वो आत्मनियंत्रण की शक्ति पर बल देता है। 6वें शिलालेख में वो बोल रहा है कि आत्मनियंत्रण की शक्ति मतलब अब सीधी बात है, जब उनने नियुक्त कर दिया अधिकारियों को तो वो क्या बोलेगा कि जाओ आप और जाके लोगों को बताओ कि अपने आप पर नियंत्रण रखो, एक दूसरे प्राणी के लिए मतलब अपने लिए और दूसरे प्राणियों के लिए अपने अंदर प्रेम की भावना रखो, दया की भावना रखो, करुणा रखो, अपने अंदर भी मतलब एक तरह से अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखो, अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखो। इस तरीके से वो अपने आत्मनियंत्रण की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों 6वें अभिलेख में जब उसने आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा देने के बाद में वो क्या काम करता है, वो तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। क्योंकि आत्मनियंत्रण की शिक्षा देने के बाद में उसका आधा काम तो हो ही चुका है। अब उसको सिर्फ ये देखने जाना है कि उसकी प्रजा खुश है या दुखी है, और ये देखने जाना है कि उसकी प्रजा को, अब उनने लोगों को बताया एक धर्म के बारे में, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये धर्म के मतलब ये स्थल है, यहाँ पर भी तीर्थ यात्राएं की जा सकती है। तो इस तरीके से वो खुद भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है लोगों को बताने, मतलब लोगों से जब वो मिलता है तो उसको काफ़ी भेंटें मिलती है, उपहार मिलते हैं, और लोगों के व्यवहार को भी देखता है वो, कई लोगों के व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं। तब आके वो अपने 9वें अभिलेख में ये बात बोल देता है कि जब आपको कोई भेंट दे रहा हो या जब आप भेंट स्वीकार कर रहे हो तो वो भेंट सच्चे मन से दी गई हो, सच्चे मन से उसको स्वीकार किया गया हो, और जो आपका बिहेवियर हो, आपका जो नेचर हो, बहुत ही शिष्टाचार पूर्ण हो, इस तरीके से बहुत अच्छा सा नेचर हो आपका भेंट देते वक्त। इस तरीके से वो 9वें अभिलेख में इसका उल्लेख कर देता है। अब आ रहे हैं 10वें पे। 10वें में क्या कर रहा है वो, 10वें में ये बोल रहा है कि राजा और उच्च अधिकारी प्रजा का हित सोचेंगे। तो आप इसको अब 9वें से लिंक कर लीजिए। देखिए 9वें से कैसे लिंक होगा, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के व्यवहार की बात कर रहा है। तो अब सीधी बात है, जब सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार को वो लेगा, मतलब वो लोगों को बोलेगा कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार को अपनाओ, तब वो क्या काम करेगा, फिर वो अपनी राजा को मतलब चाहेगा कि उसके जो अधिकारी है उनके अंदर भी ये गुण विकसित हो, उनके अंदर भी ये गुण रहे। तो उनके अंदर ये जब गुण आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो प्रजा के बारे में हमेशा हित सोचेंगे, प्रजा का हमेशा अच्छा सोचेंगे, तभी तो उनके अंदर शिष्टाचार का गुण आएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी 10वें अभिलेख में। 11वें में धम्म की व्याख्या करेगा। अब ये चीज़ें हो गई है उसकी, उनने अपने अधिकारियों को भी बता दिया है कि भैया आप प्रजा का हित सोचोगे हमेशा। तो अब सारा काम उसका हो चुका है। अब उसका क्या करता है वो, इसके बाद में अपने धम्म की फिर नई तरीके से व्याख्या करता है। वो बताता है कि उसका धम्म कैसा है, उसके धम्म को परिभाषित करता है, उसकी विशेषता बताता है। ये सारी चीज़ें वो अपने 11वें अभिलेख में उल्लेख करता है। अब आ रहे हैं दोस्तों 12वें अभिलेख में। अब देखिए उसने अपने धम्म की नए सिरे से व्याख्या किया,
तो वो सीधा क्या करेगा, नए सिरे से व्याख्या किया तो वो कुछ चीज़ें ऐड करेगा। उस समय क्योंकि स्त्रियों की दशा उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो वो क्या काम करेगा कि वो स्त्रियों को भी शामिल करेगा, स्त्रियों को भी महामात्रा बनाएगा और उनको भी बोलेगा कि आप भी धर्म का प्रचार प्रसार करो। अब सीधी बात है, जब उनने स्त्रियों को अपने धर्म में ला लिया और अपने मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसको स्त्रियों के विचारों का सम्मान करने की बात करना पड़ेगा। तो तभी वो ये बात करता है इसी अभिलेख में कि आपको सभी के विचारों का सम्मान भी करना चाहिए। अब आ रहे 13वें में, 13वें अभिलेख में देखिए, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। इसको आपको अलग से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप देखिए 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध का वर्णन कर रहा है। 3 चीजें आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी कि कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन की बात होती है, पड़ोसी राजा जो है उनके बारे में भी वर्णन करता है। इस तरीके से आपको ये 3 पॉइंट बहुत इजी भी याद भी हो जाएंगे। 14वें में दोस्तों सीधी बात है, 14 आखिरी अभिलेख है, तो आखिरी अभिलेख में जब सब कुछ सही हो चुका है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, तो वो बोलेगा जनता को, अपनी प्रजा को कि आप लोग भी धार्मिक जीवन बिताओ, आप लोग धार्मिक जीवन बिताओ। इस तरीके की बात तो 14वें अभिलेख में करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए ये पूरी जो कहानी बन गई अशोक के चरित्र के ऊपर ही बन गई, और अशोक का जैसा चरित्र था उसी तरीके से उसने अपने शिलालेख और अभिलेखों में ये बात कही। तो दोस्तों इसको जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, आप इसको उसी सीक्वेंस में याद रखिए। तो दोस्तों ये हमारी पहली ट्रिक तो कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरी ट्रिक पे। ये आपको और अच्छी लगने वाली है क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग बांट के बताया है कि आप इसको कैसे इजीली याद रख सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने के लिए आप याद रखिए कि सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि 7 और 8 अभिलेख में एक ही बात कही गई है। 7वें और 8वें अभिलेख में, 7वें और 8वें अभिलेख में क्या बात कही गई है, तीर्थ यात्रा की बात कर रहा है। 7वें और 8वें अभिलेख में किसकी बात है, तीर्थ यात्रा की। तो 7वां और 8वां आपको ऐसे याद हो गया कि 7वें और 8वें में तीर्थ यात्रा की बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे पहले और दूसरे पे। पहले और दूसरे में क्या बात हुई है दोस्तों, पहले और दूसरे शिलालेख में अशोक ने पहले में तो बोला है कि पशु बलि की निंदा करा है, पशु बलि की निंदा है। उसी तरीके से दूसरे में क्या बात किया है, दूसरे में उसने चिकित्सा की व्यवस्था की है, पशुओं के लिए भी और मानवों के लिए भी। तो ये दोस्तों इस तरीके से ये 2 भी याद हो गए, पहला दूसरा पशु बलि की निंदा और मानव और पशुओं के लिए, दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। इस तरीके से 4 शिलालेख आपको पता होगा, याद हो गए। अब तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 ये हो गए, पहला दूसरा 7वां 8वां। अब आते हैं दोस्तों 5वां और 12वां। 5वां और 12वां में एक ही बात की गई है, तो इसको एक साथ ले लिया है मैंने। याद रखिएगा कि 5 12 आप इसको ऐसे ही याद रखना, 5 12 करके 2-3 बार आप ऐसे उसको रिपीट कर देंगे तो याद हो जाएगा। 5 12 में क्या गई है, 5 में पहले बोला है महामात्राओं की नियुक्ति, महामात्राओं की नियुक्ति, और 12 में बोला स्त्री महामात्रा की नियुक्ति। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें महामात्राओं की बात हुई है तो इसमें सिर्फ पुरुष आएंगे, और इसमें स्त्री महामात्राओं की बात अलग से कर दिया उन्हें 12वें में। तो दोनों में महामात्राओं की नियुक्ति हो रही है, एक में स्त्री की हो रही है 12वें में, और 5वें में किसकी हो रही है, पुरुषों की हो रही है। और 12वें में एक बात और उसने बोला है, विचारों के सम्मान की बात कर रहा है वो, सभी के विचारों के सम्मान की बात, सभी के विचारों की सम्मान की बात। तो दोस्तों अब 6 शिलालेख आपको याद हो चुके हैं, पहला दूसरा 12वां और 5वां 7वां और 8वां। अब हम लोग आते हैं दोस्तों तीसरे पे और चौथे पे। तो तीसरा और चौथा को देखिए कैसे याद रखना है। तीसरे में क्या बोला है दोस्तों, तीसरे में उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि 5 साल में दौरा कर लो, राज्य का दौरा करने की बात कर रहा है, राज्य का दौरा 5 साल में, और साथ ही कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। 5 साल में दौरा और साथ में धार्मिक नियमों का उल्लेख। चौथा बहुत सिंपल है दोस्तों, चौथा है भेरी घोष और धम्म घोष, युद्ध के बदले धम्म की नीति। इस तरीके से 3 और 4 को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। राज्य का दौरा करना है 5 वर्ष में राज्य अधिकारियों को, चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को अपनाना है। ये हो गए दोस्तों 3 और 4 भी कंप्लीट। अब बच रहा है 6। तो 6 में क्या बोला है उसमें, 6 में बोला है आत्मनियंत्रण की बात, आत्मनियंत्रण की बात, आत्मनियंत्रण। तो 6 में आत्मनियंत्रण की बात कर लिया, 6 में क्या किया है, आत्मनियंत्रण की बात। ऐसे याद रखिएगा 6 में आत्मनियंत्रण की बात। अब बच रहा है 9 और 10। 9 और 10 को ले लेते हैं, 9 और 10। तो 9 में क्या बोल रहा है, सच्ची भेंट और शिष्टाचार, सच्चा शिष्टाचार, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार को अपनाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां। 10वें में अशोक क्या कहता है, 10वें में अपने जो अधिकारी है उनको बोलता है, अधिकारियों को क्या कहता है अशोक, प्रजा का हित सोचने की बात करता है, प्रजा का हित सोचे या सोचेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 10वां हो गया। 9वां सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार की बात है, 10वें में प्रजा के हित सोचने की बात है। ये 10 तक हो गए कंप्लीट। अब आ रहा है 11वां।
11वां, 11वां को याद रखेंगे। 11वें में क्या बात किया है, 11वें में धम्म की व्याख्या अलग से कर दिया उनने, धम्म की व्याख्या किया है। 11 में धम्म की व्याख्या हो गई है, 11 में क्या हो गई है, धम्म की व्याख्या हो गई है। 12वां और 5वां तो पहले ही हो चुका है, महामात्राओं की नियुक्ति, 5वें में महामात्रा और 12वें में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति। अब आ रहे हैं 13, तो 13 को मैंने आपको बताया था कि 3 बातें आपको 13 में याद रखनी है। तो 13वें में क्या है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन है, वर्णन है। साथ ही क्या बोला है, हृदय परिवर्तन की भी बात की गई है। और लास्ट मतलब जो तीसरी बात है इसमें, तीसरी बात क्या कही गई है, तीसरी बात उसने बताया कि उसके पड़ोसी या समकालीन राजाओं के बारे में। तो ये 13वें में बताया है। अब 14वें में दोस्तों क्या बताया, 14वें में उन्होंने बताया है धार्मिक जीवन व्यतीत करो सब, धार्मिक जीवन व्यतीत करने की, ये बिताने की बात की है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे 14 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं होंगे तो आप इसको एक बार 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये पूरे अभिलेख याद हो जाएंगे एक बार में ही। और जैसा मैंने आपको बताया आप इसको उसी तरीके से याद रखें, उसी सीक्वेंस में याद रखें, डेफिनेटली आपको याद होंगे ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो और देता रहूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में, ऐसे ही किसी नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।